चैप्टर नंबर 3 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। और ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, पहले चीज तो पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो आप बताओगे सर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि स्थैतिक यंत्र है, जिससे हम पावर का यानी कि विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है, जिसके द्वारा विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है वोल्टेज या करंट में परिवर्तन के द्वारा, वोल्टेज या करंट में परिवर्तन के द्वारा शक्ति का प्रवाह होता है। पहली चीज, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। सप्लाई हम दे रहे हैं, जैसे हमने 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी, 60 हर्ट्ज की सप्लाई दी, तो ऐसा नहीं होगा कि हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया कुछ और आउटपुट मिलेगा कुछ, ये नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। पहली चीज, ठीक है। ये मान लो प्राइमरी है ट्रांसफार्मर, हमने पढ़ाया था आपको, तो वहां मैंने बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हो गया मान लो सेकेंडरी, दो वाइंडिंग, ठीक है। इसको हम प्राइमरी कह रहे हैं, इसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं। तो हो सकता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में आपने वोल्टेज दिया V1, तो यहाँ वोल्टेज मिला V2, ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राइमरी में आपने करंट दिया बेटा I1, तो यहाँ करंट मिलेगा, हो सकता है I2, चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब करंट का मान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे F है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। पावर भी चेंज नहीं होता है, पावर का फ्लो होता है, पावर चेंज नहीं होती है। जितना पावर का फ्लो कराना है पावर फ्लो करो, पावर फ्लो। ट्रांसफार्मर का हम यूज करते क्यों हैं? ट्रांसफार्मर का जो आपने पहले पढ़ाया था सिंगल लाइन डायग्राम, तो वहां पे ट्रांसफार्मर का आपने इस्तेमाल किया था वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए तथा वोल्टेज के मान को घटाने के लिए। इस आधार पे हम ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है तो कई प्रकार के, बट अभी के लिए आप समझ लो दो प्रकार के। एक है बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप जो वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, और एक होता है स्टेप डाउन जो वोल्टेज के मान को घटा देता है, ठीक है। यानी आपने दिया प्राइमरी में वोल्टेज, आपने प्राइमरी वोल्टेज दिया मान लो 100 वोल्ट और आपको आउटपुट मिल गया 500 वोल्ट, तो वोल्टेज का मान क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। किस ट्रांसफार्मर में होगा? उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर उल्टा हो जाए कि प्राइमरी को हम दे रहे हैं 500 वोल्ट और सेकेंडरी में मिले 100 वोल्ट, तो वोल्टेज का मान घट गया, उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो करंट का मान घट जाता है, यानी करंट का मान कम होगा। वोल्टेज का मान तो बढ़ रहा है, 100 से कितना हो गया? 500 हो गया, लेकिन मान लो करंट यहाँ थी 50 एम्पियर था, 50 एम्पियर, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ मान लो हो गया 5 एम्पियर। समझ बात? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेप डाउन की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का मान आप देखो तो बढ़ के 500 हो गया, लेकिन उसी ट्रांसफार्मर में, सेम ट्रांसफार्मर में करंट का मान कम हो गया। ऐसा क्यों? मैंने कहा पावर यानी कि P, इसका सूत्र होता है VI, ये होता है पावर का फ्लो होना है, यानी कि पावर यानी वैद्युत शक्ति का प्रवाह होना है इस ट्रांसफार्मर से। यानी जितना पावर प्राइमरी में है उतना ही पावर सेकेंडरी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर घट जाएगा बढ़ जाएगा, पावर फ्लो इज कांस्टेंट, सेम है, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है? पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर कांस्टेंट कब रह सकता है? ये कांस्टेंट कब रहेगा? अगर
वोल्टेज का मान लो बढ़ गया, पावर का मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन इसको कांस्टेंट रखना है ना। तो करंट का मान कम हो गया तो फिर वही चीज आ जाएगी, पावर हमारा कांस्टेंट। तो ट्रांसफार्मर में 3-4 चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वोल्टेज का मान अगर बढ़ता है तो स्टेप अप है, उसी ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप है उसमें करंट का मान घट जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दो चीजें, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पावर का फ्लो कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ट्रांसफार्मर में काफी है। अब हमारा जो टॉपिक हो जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस कुछ हानियां, मैंने उस बार बताया था, ध्यान से फिर समझना। अगर मैं ट्रांसफार्मर को समझने के लिए एक डायग्राम को बनाने का प्रयास करूं, स्ट्रक्चरल डायग्राम ट्रांसफार्मर याद नहीं करना पड़ेगा, बस फिर समझ लो कि है क्या। इसे कहते हैं, जो बाहर है इसे कहते हैं कोर, आधार कहते हैं ना, स्ट्रक्चर कोर, और ये बना होता है सॉफ्ट आयरन, यानी कि लोहे का। हमने आयरन लिख दिया, हालांकि होता किसका है? सॉफ्ट आयरन का। ये है कोर आयरन का, पता है? ये सब खाली है, ये अंदर खाली है, ठीक है ना, सिर्फ ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये सब बीच में ये सब खाली है, ये सब एयर है, ठीक है। बस जो साइड साइड में है ना। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की हम वाइंडिंग, ये एक वाइंडिंग हो गई और एक वाइंडिंग यहाँ, ये हो गई, ठीक है, दिक्कत। प्राइमरी हमने सुविधा के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी डिसाइड कर लेते, तो हमने मान लिया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग, यही मानी प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक, तो वाइंडिंग, एक तरफ की वाइंडिंग को प्राइमरी नाम दे दिया और दूसरे वाले को हमने सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय, देखो प्राइमरी कहने का मतलब ये है बेटा कि हम सप्लाई, जिसमें से मान लो बहुत दूर से कहीं से तार से वायर के द्वारा पावर आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा होगा ना, तो आ ही रहा होगा, तो वो दूर से मान लो कहीं वायर आ रहा है, ये वाला वायर है हरे रंग का, हमने इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया, ये दूर से दो वायर आ रहे हैं, मान लो दो वायर आ रहे हैं, तो है। और यहाँ पे हमें जो चाहिए होगा, यहाँ पे हम वायर हमारा आगे फिर जहाँ भेजना है वहां चला जाएगा से वायर। तो बीच में हमने क्या लगाया? ट्रांसफार्मर लगाया। क्यों लगाया? मान लो कि हमको जो वायर से यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था वो था 100 मान, और हमको चाहिए था 500 वोल्ट, तो हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया और 500 वोल्ट मिल गया, हमारा वायर फिर है, हम आगे लेके बढ़ जाएंगे। जहां आपको वोल्टेज कम करना होगा हम फिर ट्रांसफार्मर लगा लेंगे, स्टेप डाउन, वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। ये हो गया मोटा सा एक समझने का फील, मैं इसको हटाता हूं। अब इसका मतलब ये है कि इस ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है इसको हम कनेक्ट कर दिए, मतलब उसको पावर, वायर जो आ रहा था ना उस वायर के द्वारा हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं, इसको पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। इसको मान लो पावर सप्लाई दिया, वोल्टेज V1, क्लियर है?
एसी दिया, एसी है, और यहाँ करंट फ्लो कर रही है इसमें आई। ठीक है बेटा। दूसरी तरफ हमने क्या किया कि यहाँ तो एक तरफ भी हमको वोल्टेज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हमने एक लोड लगा दिया। लोड जानते हो क्या होता है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने घर में कूलर लगाया है, पंखा लगाया है, एसी लगाया, कुछ भी लगाया, लोड हम लगाते हैं सेकेंडरी साइड, इलेक्ट्रिकल लोड लगाते हैं। तो इस लोड के क्रॉस कुछ तो वोल्टेज मिलेगा, तो वो वोल्टेज मान लो दिया, और इसमें भी करंट फ्लो करेगी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत? आप बोलोगे ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे आप इंग्लिश में और हिंदी में कहते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वप्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेकंड वाला जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर को याद रखना कि अन्योन्य प्रेरण कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर यहाँ पे प्रेरण हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग इस कॉइल में, इसके साथ जो दूसरा कॉइल है अन्योन्य दूसरा, ठीक है, म्यूचुअली, इसके साथ म्यूचुअल कौन सा दूसरा, इसमें भी प्रेरण की घटना होने लगी। यही सिद्धांत ट्रांसफार्मर। एक कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दूसरे कॉइल में भी सेम चीजें हो रही है। ठीक है, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, अब इसमें समझो बेटा कि ट्रांसफार्मर है तो सिर्फ इतना ही मोटा सा मोटा, तो लॉसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? पहला लॉस हो सकता है आयरन कोर, क्योंकि कोर का बना हुआ है बाहरी स्ट्रक्चर, आयरन का बना हुआ स्ट्रक्चर, एक तो इसमें लॉस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, दो वाइंडिंग है, इस पे लॉस हो सकता है। वाइंडिंग किसका होता है? वाइंडिंग किसी तार का, किसी वायर का। वो वायर कुछ भी हो सकता है, वो वायर एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, वो सिल्वर भी हो सकता है, बट सामान्यतः हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर का सी होता है कॉपर। लॉसेस क्या हो, तो कौन कौन से? एक हो गया कोर लॉस, इसको हम आयरन लॉस भी कहें, कोर लॉस या आयरन लॉस। और दूसरा क्या हो गया, कॉपर लॉस। कौन सा हो गया? अब नाम चेंज कैसे? देखो, कोर तो एक बार बन गया तो चेंज नहीं कर सकते। कोर अगर एक बार बन गया, स्ट्रक्चर जो बाहर का बन गया है उसको चेंज तो नहीं कर सकते। ये तो एक बार बन गया, इसको बदल तो सकते नहीं है। इसीलिए जो कोर लॉस होता है बेटा, वो कांस्टेंट लॉस होता है, यानी कि स्थिर लॉस होता है, उसमें चेंजेस नहीं। मतलब एक ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं। लेकिन जो वायर है, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो सेकेंडरी का हो, ये तो बदल सकता है ना। हम वायर को कम भी कर सकते हैं, वायर को ज्यादा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कम भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा भी कर सकते हैं। हम करंट और वोल्टेज के मान को घटा भी सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ भी हम चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो कहने का मतलब? इसमें जो लॉसेज होते हैं ये कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरा जो लॉस होगा, यानी जो कॉपर वाला लॉस होगा, वो हमारा वेरिएबल, इसमें परिवर्तन संभव। समझ? कांस्टेंट लॉस कौन सा है? वेरिएबल। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला चीज, लॉसेस ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के होते हैं? सर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है कांस्टेंट लॉस, अचर जिसे आप कहते हैं कांस्टेंट, या परमानेंट कह लो या कांस्टेंट कह लो, जितने भी नाम तुम दे सकते हो तुम्हारे ऊपर। कांस्टेंट लॉस कह लो, परमानेंट लॉस कह लो,
अचर कह लो, बदलता नहीं है। और दूसरा होगा वेरिएबल लॉस। वेरिएबल जो परिवर्तनशील है, जो बदल सकता है, इसको हम एक नाम और कहते हैं, टेम्पररी भी कहते हैं। वेरिएबल टेम्पररी भी कहते हैं, इसको कहते हैं परमानेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट वाले को। और ये हो जाता है वेरिएबल लॉस, इसको हम टेम्पररी लॉस भी कहते हैं। तो कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दो लॉस होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत कौन सा लॉस आ जाएगा बेटा? जो हमारा कोर लॉस, जो हमारा आयरन लॉस है, इसको हम हिंदी में कोर भी कहेंगे, क्रोड भी कहेंगे, आयरन भी कहेंगे और लौह भी कहेंगे। लौह हानि, कोर लॉस, लौह हानि, आयरन लॉस, सब एक ही नाम, आपको कंफ्यूज नहीं, ठीक है। आप कोर लॉस को, आयरन लॉस को, क्रोड लॉस को, कांस्टेंट लॉस कहो, परमानेंट लॉस कहो, अचर लॉसेस कहो, लौह हानियां कहो, हिंदी में कोर हानि कहो, ये सब एक ही चीज है, उससे कंफ्यूज नहीं। जो आपका वेरिएबल लॉस होता है उसमें क्या आएगा? उसमें कॉपर लॉस, सिर्फ कॉपर लॉस, उसको नाम क्या क्या देते हैं? वेरिएबल लॉस कहो, टेम्पररी लॉस कहो, चर हानियां कहो, हिंदी में कहते हैं ताम्र हानि, कॉपर लॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्र हानि, कॉपर लॉस। कॉपर की क्या करते हैं हम लोग? बाइंडिंग करते हैं ना। कॉपर से क्या किया है? तो बाइंडिंग किया है, इधर भी और इधर भी। नाम और दे सकते हैं क्या? बाइंडिंग लॉस भी कर सकते हैं, बाइंडिंग लॉस, समझ रहे? नाम एक ही है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। नाम का अर्थ सब एक ही है, नाम बदल भले ही गया बट अर्थ एक ही। कॉपर लॉस, बाइंडिंग लॉस। अगर अब मैं आता हूं फिर से अपने पुराने मुद्दे पे कि अगर बेटा कॉपर लॉस है वो कांस्टेंट है, कॉपर लॉस क्या है? कांस्टेंट है, सॉरी कोर लॉस कांस्टेंट है और कॉपर लॉस वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर निर्भर तो करता ही होगा, डिपेंड तो करता ही होगा। तो अब आते हैं फिर अपने अगले स्टेप। अब इसको हम कॉपर लॉस यानी कांस्टेंट लॉस को भी हम दो प्रकार से ऊपर वाले हम उस लॉस को दो प्रकार से यही बता देता हूं। एक होता है बेटा हिस्टेरेसिस लॉस, आपने नाम सुना होगा हिस्टेरेसिस, हिंदी में भी हिस्टेरेसिस ही होता है, इंग्लिश में भी हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस का हिस्टेरेसिस लॉस पहला, और दूसरा हो गया हमारा कौन सा? एडी करंट लॉस। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, ठीक है। एडी करंट लॉस दूसरा जो होता है, इसको एडी करंट लॉस। तो दो लॉसेस क्लियर हो गए। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, यही से पूछेगा अगर पूछना होगा। देखो गूगल भी करोगे तो अकल तो लगानी पड़ेगी ना, चीटिंग के लिए भी तो अकल चाहिए होगी। तो किताब के बारे में नहीं पता है, बुक के बारे में नहीं पता है, सब्जेक्ट चैप्टर के बारे में नहीं पता है, तो चीटिंग भी नहीं पता है। तो कांस्टेंट लॉस जो तुम्हारा है वो कोर लॉस है, वो दो प्रकार का है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। आपसे पूछा कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो किस प्रकार का है, ऑप्शन दे देगा, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ट्रांसफार्मर में होता है, या किसी और जगह बॉयलर में होता है। आप बताओगे नहीं सर कांस्टेंट लॉस है, वेरिएबल लॉस है। एडी करंट कैसा लॉस है सर? ये कांस्टेंट लॉस है, वेरिएबल यानी कि स्थिर है, ये होगा ही होगा, ये ट्रांसफार्मर में होना ही होना है। इसको हम सिर्फ कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। किसी भी लॉस को हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए फिर उपाय देखना पड़ेगा कि हिस्टेरेसिस लॉस क्यों प्रोड्यूस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस भाई किसी को इलाज करने से पहले जानना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है, तो बीमारी का इलाज कर पाएंगे। तो हमको दो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और एक एडी करंट का। तो मैंने बहुत अच्छी से उसमें डिटेल में बताया।
हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट जब पढ़ लोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या उपचार कर सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, करंट लॉस को कम करने के लिए। दूसरी बात अगर करें वेरिएबल लॉस क्या, तो कॉपर लॉस है। यहाँ कॉपर की बाइंडिंग है और यहाँ भी कॉपर की बाइंडिंग है। तो कॉपर लॉस जब हमको पता चलेगा कि कॉपर लॉस क्यों हो रहा है, पता कर सकते हैं कि इसमें इसको कम करने का उपाय भी बता सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले कॉपर लॉस देखिए क्या है, आसान। कॉपर है क्या, एक वायर ही तो है, ऐसे एक तार है। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है, करंट क्या फ्लो कर रही है आई। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर, तो बताओ पावर कितना होगा, हानि कितनी होगी। विद्युत हानि का सूत्र क्या होता है, पावर का फॉर्मूला, करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो आई स्क्वायर आर पावर का लॉस हुआ। आई स्क्वायर आर क्या हुआ, पावर का लॉस हुआ। और हमको तो चाहिए नहीं ना, हमको तो पावर को कांस्टेंट रखना है ना बेटा, शुरुआत ही बताया हमें तो पावर क्या रखना है, पावर फ्लो को कांस्टेंट रखना है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो हानि हो रही है, समझ में आया। यानी करंट रिस्पॉन्सिबल है बेटा, धारा वो कारक है जो कॉपर लॉस को प्रोड्यूस कर रहा है। करंट के मान को हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर करंट के मान को हम कम कर दें तो हमारा आई का मान अगर कम होगा, समझ रहे हो, आई का मान अगर कम होगा तो आर का पी का मान स्वतः पी का मान कम होगा, तो जो लॉसेज है, जो आयरन लॉस, जो कॉपर लॉस हो रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉपर बाइंडिंग के बारे में। कॉपर बाइंडिंग, कॉपर लॉस के बारे में। कॉपर लॉस क्या होता है आप बताओगे सर। कॉपर लॉस कुछ नहीं है, जब भी किसी बाइंड, अब देखो ये जो तार है ना बेटा, इसी से ये मोड़ मोड़ करके के बाइंडिंग की गई, इसी वायर से ये मोड़ मोड़ के सारी बाइंडिंग। इसके अंदर भी तो लॉस हो रहा है, यहाँ भी लॉस हो रहा है, यहाँ भी लॉस हो रहा है, प्राइमरी में भी लॉस हो रहा है और सेकेंडरी में भी लॉस हो रहा है, दोनों में लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका एक नाम और है कॉपर लॉस का। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आगे चलते। तुमने ओम्स का नियम पढ़ा है, V बराबर आई आर, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, V बराबर आई आर, ओम्स का नियम, ओम्स के साइंटिस्ट वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, और पावर का सूत्र मैंने बताया कि पावर का सूत्र एक होता है V बराबर V इनटू आई। ठीक है, अगर मैं इस V की जगह वो I इंटू R का मान रख देता हूं, क्या मिलेगा, I स्क्वायर R मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, P बराबर क्या है, V बराबर क्या है, सारे सूत्र एक ही है बेटा, I स्क्वायर R बराबर I स्क्वायर R। किसकी वजह से आया ये, V बराबर आई आर की वजह से, यानी कि ओम के नियम से आया, ओम के नियम का इस्तेमाल किया। हम इसको एक नाम और देंगे, आप इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ओमिक लॉस कहते हैं, ओम के नियम से आया है तो ठीक है, ओमिक लॉस या ओमिक हानि। ठीक है, ये भी आप एक नाम देते हो। और ये ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में अवेलेबल होगी, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में, जरा बताओ तो बेटा। ये जो लॉस है ओमिक लॉस, ये ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में होगा, प्राइमरी में होगा या सेकेंडरी में होगा,
दोनों में। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हमारी वाइंडिंग अवेलेबल है, प्राइमरी में भी है और सेकेंडरी में भी। तो ये कॉपर लॉस, ओमिक लॉस दोनों वाइंडिंग में। इसीलिए जब मैंने सूत्र पढ़ाया था वहां पे, तो अब टोटल लॉस का मान क्या होगा? अगर करंट यहाँ I1 है और इसका रेजिस्टेंस है मान लो R, एक ही तार है, तार क्या है? तार एक ही, रेजिस्टेंस भी एक ही है ना। टोटल लॉस क्या हो जाएगा बेटा? I स्क्वायर R होता है, तो I1 का स्क्वायर, I1 स्क्वायर R, ठीक है, प्राइमरी का प्लस I2 सेकेंडरी का, करंट कितना है? I2, इसका स्क्वायर, वायर एक ही है, तो टोटल लॉस कितना होगा? I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर। एग्जाम में पूछ दिया फॉर्मूला के फॉर्म में, कुछ नहीं है बेटा, कहीं घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर लो। I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर, ये हो गया हमारा लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चे कोई दिक्कत? हेलो हाँ सर, समझ में आ गया सर। हो गया ना? इसके बाद हम बेटा चलते हैं कोर लॉस। देखो कोर लॉस क्या है, अब थोड़ा समझ में कॉन्सेप्ट एक बता देता हूं। ये जो हमारा वोल्टेज और करंट प्राइमरी वाइंडिंग में है, होता क्या है ना कि इस कोर में फ्लक्स सेटअप हो जाता है, यानी कि चारों तरफ इस कोर में फ्लक्स का प्रवाह बन जाता है। फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट फ्लक्स यहाँ पे हो जाता है। फ्लक्स मतलब क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके चारों तरफ। ठीक है, क्लियर है? एक चुंबकीय, यहाँ पे फ्लक्स को हमने फाई लिखी है फ्लक्स। अब इस पूरे में फ्लक्स का प्रवाह है, पूरे कोर में, इस पूरे कोर में फ्लक्स है, फ्लो कर रहा है, फ्लो नहीं करता है बेसिकली, कांस्टेंट रहता है, बट आपको लगेगा कि फ्लो कर रहा है, एकदम सेटअप रहता है फ्लक्स। तो बेटा अगर ये फ्लक्स जो है, ये बाइंडिंग में जो ये जो फ्लक्स है, जो सेटअप है यहाँ पे, प्राइमरी की वाइंडिंग को कट करेगा, क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे क्या होगा? जब ये कट करेगा तो फ्लक्स में चेंज हुआ कि नहीं होगा? होगा ना। और जब यही फ्लक्स यहाँ पे भी कट करेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, प्राइमरी में भी होगा और सेकेंडरी में भी। जब फ्लक्स में चेंज होता है, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, इक्वल टू माइनस ऑफ n ऑन dt। मतलब जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो ये ट्रांसफार्मर का एक्शन यही से आता है, फॉर्मूला यही से होता है। अब ये समझो कि क्या इसके पीछे स्टोरी में क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्लक्स सेटअप है इस पूरे के पूरे कोर में, तो लॉस किसकी वजह से हो? फ्लक्स की वजह से हो। तो फ्लक्स को अगर हम मिनिमाइज कर लें, फ्लक्स के मान को हम अगर कम कर लें, तो हम कोर में होने वाले लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि क्या कॉपर लॉस को कम करने के लिए फ्लक्स के मान को कम कर दिया जाए तो क्या कम हो जाएगा कॉपर लॉस? नहीं, कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड करता है, ओमिक लॉस करंट पे डिपेंड करता है, तो नहीं चेंज होगा। कोर लॉस अगर पूछा जाए कि क्या कोर लॉस का मान करंट को कम करने पे चेंज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कोर लॉस है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना कि करंट और फ्लक्स में अंतर है। करंट विद्युतीय गुण है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें करंट फ्लो होता है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
क्या है बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लास टाइम हो गया है, तो अगली क्लास में मैं फिर इसको डिटेल डिस्कशन कर दूंगा। कोई दिक्कत अगर पूछने डाउट अभी तक हो तो आगे क्लास में मैं बता दूंगा।